इस वीडियो में हम यहाँ पे आपको संयुक्त राष्ट्र संघ भारतीय राजनीति विज्ञान मतलब राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का भाग 5 अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्याय 8वां पढ़ेंगे। अध्याय 8 में आपको यहाँ पर है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो अध्याय 8 में यहाँ पर देख आपको है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको यूनाइटेड नेशन बोलते हैं, उसकी चर्चा यहाँ पर किया जाएगा। तो आइए हम यहाँ पे इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे पहले आपको यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण का इतिहास देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण का इतिहास देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का विचार आपको अटलांटिक चार्टर 1942 द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण का इतिहास देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण का इतिहास देखिए। तो इसमें आपको पहला आपको देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का विचार आपको अटलांटिक चार्टर 1942 द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का विचार आपको यहाँ पे अटलांटिक चार्टर 1942 द्वारा प्रस्तुत किया गया। वर्ष 1943 में संयुक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए तेहरान सम्मेलन आयोजित किया गया। तो वर्ष 1943 में आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण के लिए आपको तेहरान सम्मेलन आयोजित किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द का देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द का प्रयोग पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने किया। संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द का प्रयोग पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने किया। आपको फिर याल्टा देखिए। याल्टा सम्मेलन फरवरी 1945 में याल्टा सम्मेलन रूजवेल्ट, स्टालिन तथा चर्चिल ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन को सुरक्षा परिषद में पाँचों अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार प्रदान किया गया। इस सम्मेलन सुरक्षा परिषद में आपको पाँचों अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार प्रदान किया गया। सैन फ्रांसिस्को, यहाँ देखिए सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन जून 1945 से संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का निर्माण हुआ। देखिए सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945 में आपको 1945 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का निर्माण हुआ। चार्टर के अनुच्छेद 3 के अनुसार जिन देशों ने जून 1945 के सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लिया था, जिन्होंने 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र का हस्ताक्षर किया, वे ही संयुक्त राष्ट्र के मूल सदस्य कहलाए। देखिए चार्टर के अनुच्छेद 3 के अनुसार जिन देशों ने जून 1945 के सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लिया था, जिन्होंने 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र का हस्ताक्षर किया, हस्ताक्षर किया, वे ही संयुक्त राष्ट्र के मूल सदस्य कहलाएंगे। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर स्वीकार कर लिया गया। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर स्वीकार कर लिया। इसे 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए 10 फरवरी 1946 को लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का पहला अधिवेशन हुआ। 10 फरवरी 1946 को लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का पहला अधिवेशन हुआ। 10 फरवरी 1946 को लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का पहला अधिवेशन हुआ। राज्यों के मत विवादों का निपटारा करने और राष्ट्रों में आपसी सहयोग सामंजस्य को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया। राज्यों के मत विवादों का निपटारा करने और राष्ट्रों में आपसी सहयोग सामंजस्य को बढ़ावा राज्यों के मत आपको विवादों को निपटारा करने और राष्ट्रों में आपसी सहयोग एवं सामंजस्य को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य 51 थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य आपके 51 थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य जो थे वो आपके 51 थे, जबकि वर्तमान समय में 193 सदस्य हैं। भारत संस्थापक सदस्यों में से एक है। भारत संस्थापक सदस्यों में से एक है। वर्तमान में सबसे नया सदस्य आपको दक्षिणी सूडान है। अब इसका उद्देश्य देखिए, इसका उद्देश्य क्या है। देखिए इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र संघ के संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों के चार्टर संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों के चार्टर के अनुच्छेद 1 में उल्लेख किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों को चार्टर के अनुच्छेद 1 में उल्लेख किया गया, जिसमें आपको पहला उद्देश्य देखिए क्या, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना था। उस उद्देश्य के प्रभावी सामूहिक सुरक्षा उपाय करना। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना था। उस उद्देश्य के प्रभावी सामूहिक सुरक्षा उपाय करना। फिर आपको आगे यहाँ पर है ताकि शांति के खतरों से बचा जा सके और उन्हें दूर किया जा सके। दूसरा देखिए सभी राष्ट्रों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना। आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक और मानवीय समस्याओं के समाधान के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना। आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक और मानवीय समस्याओं के समाधान के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना।
इन समान उद्देश्यों की इन समान उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए एक समीकरण केंद्र का कार्य करना। इन समान उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए एक समीकरण केंद्र का कार्य करना। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यक्रम का सिद्धांत देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यक्रम का सिद्धांत यहाँ पर देखिए चार्टर अनुच्छेद 2 चार्टर अनुच्छेद 2 में संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शन के आपको 7 सिद्धांतों का उल्लेख किया गया। इसमें पहला आपको देखिए संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों की पहला आपको संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों की संप्रभु समानता। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों की संप्रभु समानता। दूसरा आपको देखिए सदस्य राष्ट्रों द्वारा ग्रहण किए गए चार्टर के सभी उत्तरदायित्व का स्वेच्छा से पालन करना। सदस्य राष्ट्रों द्वारा ग्रहण किए गए चार्टर के सभी उत्तरदायित्वों को स्वेच्छा से पालन करना। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान ताकि अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और न्याय खतरे में न पड़े। चौथा देखिए सभी सदस्य ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे अन्य देशों की प्रादेशिक अखंडता के लिए वे बल प्रयोग या उसकी धमकी द्वारा किसी प्रकार का संकट उत्पन्न करे। सभी सदस्य ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे अन्य देशों की प्रादेशिक अखंडता के लिए वे बल प्रयोग या उसकी धमकी द्वारा किसी प्रकार का संकट उत्पन्न करे। पाँचवां देखिए सभी सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ को हर संभव सहायता उपलब्ध कराएंगे तो ऐसे देश को किसी प्रकार की सहायता नहीं देंगे जिसके विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कोई कार्रवाई कर रहा होगा। छठा देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ इस बात का प्रयास करेगा कि जो देश संगठन के सदस्य नहीं है वे भी संघ के सिद्धांतों के अनुकूल आचरण करें। संयुक्त राष्ट्र आपको देखिए छठा यहाँ क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ इस बात का प्रयास करेगा कि जो देश संगठन के सदस्य नहीं है वे भी देश के सिद्धांतों का अनुकूल आचरण करें। आपको साथ देखिए जो मामले मूल रूप से किसी भी देश के आंतरिक सत्ताधिकार घरेलू अधिकारिता में आते हैं उनमें संयुक्त राष्ट्र हस्तक्षेप नहीं करेगा। आपको फिर देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना देखिए। इसमें क्या आपको इसका अंग देखिए। इसमें आपको कितना अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कई आपको अंग है जिसमें पहला अंग आपको है क्या सुरक्षा परिषद। दूसरा अंग है आपको महासभा। दूसरा अंग आपको है महासभा और तीसरा अंग है सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। तीसरा आपको अंग है सामाजिक एवं आर्थिक परिषद और चौथा अंग है सचिवालय। पांचवा अंग है आपको अंतर्राष्ट्रीय न्याय और छठा अंग है आपको न्याय परिषद जिसको हम ट्रस्टी काउंसिल बोलते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल मिला के 6 अंग है जिसमें पहला अंग है सुरक्षा परिषद। दूसरा अंग आपको है महासभा। तीसरा अंग है आपको सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। तीसरा अंग आपको है सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। तीसरा अंग आपको सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। चौथा अंग है सचिवालय। पांचवा अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्याय और छठा आपको है न्याय परिषद जिसको हम ट्रस्टी काउंसिल बोलते हैं। अब देखिए आपको एजेंसियां देखिए। दूसरा एजेंसी संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी पहला आपको एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO जिसको बोलते हैं। पहला आपको एजेंसी है संयुक्त राष्ट्र पहला एजेंसी आपको संयुक्त राष्ट्र का क्या कि आपको संयुक्त राष्ट्र का पहला एजेंसी आपको अंतर्राष्ट्रीय श्रम पहला अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसको हम ILO बोलते हैं जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। दूसरा आपको संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक है। दूसरा आपका संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन UNESCO जिसको बोलते हैं। दूसरा आपको संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन UNESCO जिसको बोलते हैं UNESCO जिसका मुख्यालय आपको पेरिस फ्रांस में। और तीसरा आपको कृषि एवं खाद्य संगठन FAO बोलते हैं। तीसरा आपको कृषि एवं खाद्य संगठन FAO बोलते हैं जिसका मुख्यालय रोम इटली में आपको। चौथा आपको यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको WHO बोलते हैं। चौथा आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको WHO बोलते हैं जिसका मुख्यालय आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड आपको यहाँ पर है। देखिए अमेरिका ने यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दी। क्योंकि यूनेस्को के द्वारा फिलिस्तीन के एक शहर को विश्व धरोहर में शामिल किया गया जिस पर इजराइल अपना दावा व्यक्त करता है। अमेरिका ने यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दी क्योंकि यूनेस्को द्वारा फिलिस्तीन के एक शहर को विश्व धरोहर में शामिल किया गया जिस पर इजराइल अपना दावा करता है। अब देखिए कार्यक्रम इसका देखिए। इसके कार्यक्रम में अब क्या है कि पहला कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम जिसको हम UNDP बोलते हैं। पहला आपको यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र विकास संघ विकास कार्यक्रम जिसको UNDP बोलते हैं। दूसरा आपको यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरणीय कार्यक्रम जिसको UNEP बोलते हैं। अब के कोर्स
इसका आपको यहाँ देखिए कोष इसका देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ जिसको बोलते हैं UNICEF। संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ जिसको बोलते हैं UNICEF जिसको बोलते हैं। फिर आपको दूसरा आपके यहाँ पर क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको IMF बोलते हैं, जिसका मुख्यालय आपको वाशिंगटन में है। और विश्व बैंक, जिसका विश्व बैंक को वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, जिसको मुख्यालय आपको देखते क्या है। देखिए अब आपको सबसे पहले देखिए यूनिसेफ का आपको हेडक्वार्टर जो है वो आपके न्यूयॉर्क में, जो कि यूनाइटेड अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आपको यूनिसेफ का हेडक्वार्टर हुआ। देखिए वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आपका है वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट में। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आपको यहाँ पर है कहाँ पर, वाशिंगटन DC USA में आपको, अमेरिका में आपको है। यहाँ पर कहता है कि संयुक्त राष्ट्र को एक मिनट देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन जिसको यूनिसेफ बोलते हैं, इसका मुख्यालय आपको हो गया, हेडक्वार्टर हो गया न्यूयॉर्क में हो गया। जबकि विश्व बैंक का आपको हो गया वाशिंगटन DC, मतलब अमेरिका में ही है लेकिन वाशिंगटन DC में है। और यूनिसेफ का आपको न्यूयॉर्क के अमेरिका में ही न्यूयॉर्क में आपको है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वाशिंगटन में है, वाशिंगटन में आपको है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक दोनों का मुख्यालय एक ही जगह है, वाशिंगटन अमेरिका में है। अब आपको देखिए आगे क्या, संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में आप यहाँ देखिए तो संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क में है। तो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। इसकी आधिकारिक भाषा अरबी, चाइनीज, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश है। इसकी आधिकारिक भाषा आपको अरबी, चाइनीज, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी एवं स्पेनिश है। सचिवालय कामकाज देखिए, सचिवालय के कामकाज में आपको केवल अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा का प्रयोग किया जाता है। सचिवालय के कामकाज में केवल अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रकृति देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रकृति देखिए, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रकृति, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो राष्ट्र राज्यों की सहायता पर निर्भर है। देखिए यह विश्व सरकार नहीं है, यह विश्व सरकार नहीं है। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ आर्थिक सहायता, संयुक्त राष्ट्र संघ आर्थिक सहायता और सैन्य सहायता के लिए राज्यों पर निर्भर है। संयुक्त राष्ट्र संघ आर्थिक सहायता आपको आर्थिक सहायता और सैनिक सहायता के लिए राज्यों पर निर्भर है। संयुक्त राष्ट्र संघ आदर्शवादी विचारकों द्वारा समर्पित संस्था है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ आपको आदर्शवादी विचारकों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र संघ आपको आदर्शवादी विचारकों द्वारा आपको समर्थित संस्था है। संयुक्त राष्ट्र संघ आपको आदर्शवादी विचारकों द्वारा समर्थित संस्था है। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंग एवं उनके कार्य सुरक्षा परिषद देखिए। संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंग एवं उनके कार्य सुरक्षा परिषद देखिए। संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंग एवं उनके कार्य देखिए सुरक्षा परिषद देखिए। आपको इसका कार्य आपको देखिए सुरक्षा परिषद का मूल कार्य देखिए। सुरक्षा परिषद का मूल कार्य विश्व में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है। सुरक्षा परिषद का मूल कार्य विश्व में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है। सुरक्षा परिषद का मूल कार्य आपको विश्व में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है। फिर आपको आगे यहाँ पर है देखिए हथियारों की दौड़ को रोकने का प्रयास करना। फिर आपको यहाँ पर क्या हथियारों की दौड़ को रोकने का प्रयत्न करना। फिर आपको आगे आक्रमणकर्ता राज्य के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई करना। आक्रमणकर्ता राज्य के विरुद्ध आपको सैन्य कार्रवाई करना। आक्रमण को रोकने या बंद करने के राज्यों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना। सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव राज्यों पर बाध्यकारी होते हैं। सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव राज्यों पर बाध्यकारी होते हैं। ईरान, म्यांमार, सीरिया पर प्रतिबंध वर्तमान सुरक्षा परिषद द्वारा लगाए गए। ईरान, म्यांमार, सीरिया पर प्रतिबंध वर्तमान सुरक्षा परिषद सुरक्षा परिषद को वर्तमान समय आपको सुरक्षा परिषद के वर्तमान समय में आपको 15 सदस्य है, जिसमें आपको 5 स्थायी और 10 अस्थायी है। वर्ष 1963 में देखिए, वर्ष 1963 में चार्टर का संशोधन किया गया। वर्ष 1963 में आपको चार्टर का संशोधन किया गया और अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 कर दी गई। देखिए अस्थायी सदस्य विश्व के आपको विश्व के विभिन्न भागों से लिए जाते हैं, जिसका अनुपात निम्नलिखित है।
अस्थायी देखिए अस्थायी सदस्य विश्व के विभिन्न भागों से लिए जाते हैं जिसका अनुपात निम्नलिखित है, जिसका अनुपात आपको निम्नलिखित है। जिसका अनुपात निम्नलिखित है। पहला आपको देखिए 5 देखिए 5 सदस्य अफ्रीका एवं एशिया से, 5 सदस्य अफ्रीका एवं एशिया से, 2 सदस्य आपको देखिए 2 सदस्य लैटिन अमेरिका से, देखिए 2 सदस्य आपको लैटिन अमेरिका से, 2 सदस्य आपको 2 सदस्य आपको पश्चिमी देशों से, और चौथा 1 सदस्य आपको पूर्वी यूरोप से, 1 सदस्य आपको पूर्वी यूरोप से। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 25 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 25 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य सुरक्षा परिषद के निर्णयों को अंगीकार करने और उन्हें लागू करने पर सहमत होते हैं। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 25 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य सुरक्षा परिषद के निर्णयों का अंगीकार करने और उन्हें लागू करने पर सहमत होते हैं। अब देखिए चार्टर के अनुच्छेद 27 में अनुच्छेद 27 में मतदान का प्रावधान दिया गया है। चार्टर के अनुच्छेद 27 में मतदान का प्रावधान दिया गया। सुरक्षा परिषद में देखिए सुरक्षा परिषद में दोहरा वीटो का प्रावधान है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य पहले वीटो के द्वारा किसी मुद्दे को साधारण मामलों से अलग करने के लिए वीटो का प्रयोग करते हैं। दूसरी बार वीटो का प्रयोग उस मुद्दे को रोकने के लिए किया जाता है। देखिए चार्टर अनुच्छेद 27 में मतदान का प्रावधान किया गया। सुरक्षा परिषद में दोहरा वीटो का प्रावधान है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य पहले वीटो के द्वारा किसी मुद्दे को साधारण मामलों से अलग करने के लिए वीटो का प्रयोग करते हैं। दूसरी बार वीटो का प्रयोग उस मुद्दे को रोकने के लिए किया जाता है। अब आपको आगे देखिए क्या परिषद के अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन सुरक्षा परिषद की सहमति के द्वारा महासभा के उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों द्वारा होता है। अब सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन सुरक्षा परिषद की सहमति के द्वारा महासभा की उपस्थिति और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के द्वारा होता है। वर्ष 1971 में राष्ट्रवादी चीन ताइवान को अस्थायी सदस्यता से निकालकर जनवादी चीन को अस्थायी सदस्य बना दिया गया। वर्ष 1971 को राष्ट्रवादी चीन ताइवान को अस्थायी सदस्यता से निकालकर आपको जनवादी चीन को अस्थायी सदस्य बना दिया गया। सुरक्षा परिषद की बैठक देखिए सुरक्षा परिषद की बैठक वर्ष पर चलती है। वर्तमान में 10 अस्थायी सदस्य है। अंगोला मलेशिया न्यूजीलैंड स्पेन वेनेजुएला वर्ष 2016 तक सदस्य रहेंगे। तथा मिस्र जापान सेनेगल यूक्रेन उरुग्वे वर्ष 2017 तक सदस्य रहेंगे। सुरक्षा परिषद को आपको शांति बनाए रखने के लिए पहले व्यापारिक एवं आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं। सुरक्षा परिषद को आपको शांति बनाए रखने के पहले आपको व्यापारिक एवं आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जिसका उल्लेख चार्टर अनुच्छेद 41 में चार्टर के अनुच्छेद जिसका उल्लेख आपको देखिए चार्टर अनुच्छेद 41 में किया गया है। किसी राज्य पर सैनिक कार्रवाई भी की जा सकती है, जिसका उल्लेख आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 42 में किया गया है। देखिए सुरक्षा परिषद में किसी भी कार्रवाई के लिए 9 सदस्यों की आवश्यकता होती है। लेकिन किसी भी अस्थायी सदस्य का वीटो इसके विरोध में नहीं होना चाहिए। किसी अस्थायी सदस्य की अनुपस्थिति को वीटो नहीं माना जाता। और देखिए सामूहिक सुरक्षा सुरक्षा परिषद के महत्वपूर्ण कार्य देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आपको सभी राज्यों के बनाए गए सुरक्षा सामूहिक सुरक्षा है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आपको सभी राज्यों के बनाए गए सुरक्षा सामूहिक सुरक्षा है। सामूहिक सुरक्षा का अभिप्राय एक के लिए सभी और सभी के लिए एक है। देखिए सामूहिक सुरक्षा का आशय एक राज्य के द्वारा दूसरे राज्यों पर किया गया आक्रमण विश्व की शांति और सुरक्षा पर किया गया आक्रमण है। इससे सभी राज्यों को यह दायित्व है कि वे विश्व के आक्रमणकारी राज्य के विरुद्ध कार्य करें। इसका प्रावधान संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर 7 में किया गया। आपके सुरक्षा परिषद आपको सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। सुरक्षा परिषद आपको सुरक्षा एवं शांति बनाए रखने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम को चलाए जाते हैं, जिसका संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी राज्य के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई शांति निर्माण प्रक्रियाएं कर सकता है। सुरक्षा परिषद द्वारा सुरक्षा एवं शांति बनाए रखने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी राज्य के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई शांति निर्माण प्रक्रिया हेतु कर सकता है। सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को बाध्यकारी होते इसलिए इनका अत्यधिक महत्व होता है। सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव बाध्यकारी होते इसलिए इनका अत्यधिक महत्व होता है। अब पीस कीपिंग ऑपरेशन जिसको बोलते हैं, जिसको हम पीस कीपिंग ऑपरेशन PKO बोलते हैं। देखिए PKO संयुक्त राष्ट्र संघ
आपको युद्धरत पक्षों को अलग अलग करके उनके बीच शांति स्थापना करना पीस कीपिंग का मूल उद्देश्य है। इनको देखिए, इनको नील हेलमेट ब्लू हेलमेट के लोग भी कहा जाता है। देखिए, शांति सेनाओं के द्वारा आपको हथियारों का प्रयोग नहीं किया जाता, और ये केवल आत्मरक्षा की स्थिति में ही हथियारों का प्रयोग करते हैं। इनका प्रावधान को संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर 6 में निहित है। देखिए, शांति सेना राज्यों की सहमति के बाद ही भेजी जाती है। अब देखिए, पीस बिल्डिंग ऑपरेशन जिसको हम पीबीओ बोलते हैं। देखिए, पीस बिल्डिंग एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत राज्यों के सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्निर्माण में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया जाता है। पीस बिल्डिंग एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत राज्यों के सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्निर्माण में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया जाता है। देखिए, पीस मेकिंग जिसको पीएम बोलते हैं। देखिए, किसी संभावित युद्ध की परिस्थिति को प्रतिबंधित कर देना या रोक देना ही पीस मेकिंग कहलाता है। किसी संभावित युद्ध की परिस्थिति को प्रतिबंधित कर देना या रोक देना ही पीस मेकिंग कहलाता है। इसे निवारणात्मक या निषेधात्मक कूटनीति के रूप में भी जाना जाता है। फिर आपको आगे देखिए, आपको क्या कि संयुक्त राष्ट्र संघ देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बुतरस घाली ने वर्ष 1992 में एजेंडा फॉर पीस का नारा दिया, जिसके अंतर्गत उन्होंने पीस बिल्डिंग तथा पीस मेकिंग का नारा दिया। अब यहाँ के महासभा देखिए, महासभा एक लोकतांत्रिक संस्था है, क्योंकि इसमें सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होता है। महासभा में कई प्रकार की समितियां हैं जिसके माध्यम से यह कार्य करती है। पहले आपको यहाँ पर महासभा में कई प्रकार की समितियां हैं जिसके माध्यम से यह कार्य करती है। पहला आपको राजनीतिक समिति, दूसरा आपको सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक समिति, तीसरा आपको वित्तीय और प्रशासनिक समिति, चौथा आपको निःशस्त्रीकरण की समिति, चौथा आपको निःशस्त्रीकरण की समिति जिसको बोलते जो उल्लेखनीय, निःशस्त्रीकरण की समिति जो है वो उल्लेखनीय है, महत्वपूर्ण। देखिए, महासभा की बैठक प्रतिवर्ष सितंबर माह में होती है। इसी बैठक में आपको विभिन्न अध्यक्ष और कई उपाध्यक्षों का निर्वाचन होता है। अनुच्छेद 18 के अनुसार आपको महासभा में प्रत्येक सदस्य को एक मत प्राप्त होगा। महासभा में किसी एक सदस्य के 5 से अधिक प्रतिनिधि नहीं होंगे। महासभा में किसी एक देश के 5 से अधिक प्रतिनिधि नहीं होंगे, परंतु सभी देशों को एक मत प्राप्त होगा। अब आपको आगे देखिए, क्या आगे आपके यहाँ पर क्या महासभा के कार्य देखिए, महासभा के कार्य यहाँ पर देखिए। अनुच्छेद 10 अनुच्छेद 17 के बीच महासभा की शक्तियों का वर्णन आपको है। फिर देखिए, आपको संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सदस्य अपना निर्धारित अंशदान ना चुका है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सदस्य अपना निर्धारित अंशदान ना चुका है, तो उसे महासभा में मतदान से वंचित किया जा सकता है। ऐसा अनुच्छेद 19 में वर्णित है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सदस्य अपना निर्धारित अंशदान ना चुका है उसे महासभा मतदान से वंचित किया जा सकता है। ये ऐसा अनुच्छेद 19 में वर्णित है। देखिए, महासभा का महत्वपूर्ण निर्णय उस समय उपस्थित एवं मतदान करने में 2/3 बहुमत से लिए जाएंगे, जिसमें निम्नलिखित विषय शामिल होंगे, जिसमें पहला अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की सिफारिश, दूसरा आपको क्या अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की सिफारिश, और दूसरा सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन, और तीसरा आपका सामाजिक एवं आर्थिक परिषद के सदस्यों का निर्वाचन। चौथा आपको क्या संयुक्त राष्ट्र संघ में नए सदस्यों का प्रवेश, और पांचवा आपको सदस्यों का निष्कासन। देखिए, महासभा के परामर्शदात्री प्रस्ताव प्रस्तुत करती है। महासभा विश्व के विभिन्न राज्यों के सलाहकारी प्रस्ताव पारित किए। महासभा आपको विश्व के विभिन्न राज्यों के लिए सलाहकारी प्रस्ताव पारित किया। इसे महासभा के द्वारा दुनिया के राज्यों के विधि का निर्माण नहीं किया जाता। इससे महासभा के द्वारा दुनिया के राज्यों के विधि का निर्माण नहीं किया जाता। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट पारित करना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन समान बहुमत से होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन आपको समान बहुमत से होगा। फिर आपको आगे यहाँ पर है, देखिए, वर्ष 1953 में भारत की विजय लक्ष्मी पंडित, वर्ष 1953 आपको भारत की विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्षा थी। वर्ष 1953 आपको भारत की विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्षा थी। महासभा वर्ष 2006 में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन अंगीकृत किया।
महासभा वर्ष 2006 में आपको विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन अंगीकृत किया। देखिए महासभा की समितियाँ, देखिए महासभा की समितियाँ आपको ध्यान देखिए। देखिए पहला आपको समितियाँ निःशस्त्रीकरण, देखिए निःशस्त्रीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय शौचालय, निःशस्त्रीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय शौचालय। फिर आपको देखिए महासभा की पहली समिति आपको निःशस्त्रीकरण एवं आंतरिक शौचालय। दूसरा आपको आर्थिक एवं वित्तीय समिति, आर्थिक एवं वित्तीय समिति। तीसरा आपको सामाजिक, मानवीय एवं सांस्कृतिक, सामाजिक, मानवीय एवं सांस्कृतिक समितियाँ। फिर आपको देखिए राजनीतिक, देखिए राजनीतिक एवं औपचारिक, देखिए राजनीतिक एवं औपनिवेशिक स्वतंत्रता, राजनीतिक एवं औपनिवेशिक स्वतंत्रता जो आपको ये आपको चौथी समितियाँ हो गया। राजनीतिक एवं औपनिवेशिक समितियाँ, चौथी समिति आपको हो गया। प्रशासनिक एवं आय व्यय संबंधी, देखिए प्रशासनिक एवं आय व्यय संबंधी जो आपके ये आपको पांचवी समिति हो गया। और छठा आपको कानूनी समिति। देखिए शांति की एकता, देखो शांति की एकता प्रस्ताव जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिटिंग, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिटिंग फॉर पीस, यूनिटिंग फॉर पीस रिजोल्यूशन आपको देखिए यूनिटिंग फॉर पीस रिजोल्यूशन आपको देखिए। इसके अंतर्गत देखिए, इसके अंतर्गत महासभा ने पहली बार विश्व में शांति स्थापना का प्रयत्न किया। इसके अंतर्गत महासभा ने पहली बार विश्व में शांति स्थापना का प्रयत्न किया। इसके अंतर्गत महासभा ने पहली बार विश्व में शांति स्थापना के लिए प्रयत्न किया, क्योंकि सुरक्षा परिषद में शांति शक्तियों के वीटो के कारण शांति स्थापना में समस्या उत्पन्न हुई थी। वर्ष 1950 में, देखो वर्ष 1950 में कोरिया संकट के दौरान महासभा ने यह प्रस्ताव पारित किया था। इसके अंतर्गत आपको देखिए, इसके अंतर्गत महासभा ने पहली बार विश्व में शांति स्थापना के लिए प्रयत्न किया। इसके अंतर्गत आपको महासभा ने पहली बार विश्व में शांति स्थापना के लिए प्रयत्न किया, क्योंकि सुरक्षा परिषद अस्थायी शक्तियों के वीटो के कारण आपको शांति स्थापना में समस्या उत्पन्न हुई थी। वर्ष 1950 में, देखो वर्ष 1950 में कोरिया संकट के दौरान महासभा ने यह प्रस्ताव पारित किया था। अब सामाजिक एवं आपको आगे यहाँ पर सामाजिक एवं आर्थिक परिषद देखिए, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद यहाँ पर देखिए। देखिए सामाजिक एवं आर्थिक परिषद के 54 सदस्य होते हैं। सामाजिक एवं आर्थिक परिषद के 54 सदस्य होते हैं। 18 सदस्य प्रति 3 वर्षों के निर्वाचित होंगे। 18 सदस्य आपको प्रति 3 वर्षों के आपको निर्वाचित होंगे। इसका मूल कार्य आपको विश्व का सामाजिक एवं आर्थिक विकास, करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की समूची विशेषज्ञ एजेंसियाँ जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ILO, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, यूनेस्को, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद के निर्देशन में सामाजिक एवं आर्थिक परिषद के पुनर्निर्वाचन किसान आर्थिक परिषद के सामाजिक एवं आर्थिक परिषद के नियंत्रण में अनेक आयोगों की स्थापना भी की गई। सामाजिक एवं आर्थिक परिषद के नियंत्रण में अनेक आयोगों की स्थापना भी की गई। सामाजिक एवं आर्थिक परिषद विकास लक्ष्य SDG को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस प्रस्ताव से महासभा विकास लक्ष्य देखिए यहाँ पर सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों की सफलता। देखिए सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों की सफलता के बाद वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व के समक्ष सतत विकास लक्ष्य की अवधारणा रखी, जिसे वर्ष 2030 तक प्राप्त करना है। यह लक्ष्य अंतर सरकारी प्रयासों से प्राप्त किए जाएंगे, जिसमें 17 लक्ष्य रखे गए हैं, जिसका शीर्षक है देखिए ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमारी बदलती दुनिया या परिवर्तित दुनिया 2030 तक देखिए सतत विकास लक्ष्य, देखिए सतत विकास एजेंडा 2030 से आपके 17 लक्ष्य इस प्रकार, जिसमें सभी प्रकार गरीबी का उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा, भुखमरी का समापन, जिसका आधार सतत कृषि होगा, स्वास्थ्य समावेशिता, संपूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण, स्वच्छ जल, देखिए स्वच्छ जल, सतत पर्याप्त वहनीय ऊर्जा, सतत समावेशी अर्थव्यवस्था, सतत आधार संरचना, राष्ट्रों के बीच असमानता का समापन, राष्ट्रों के बीच असमानता का समापन, पर्याप्त सुरक्षित सतत आवास, सतत उपभोग की प्रवृत्ति, जलवायु परिवर्तन रोकने का प्रयास, समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा, वन संरक्षण, मरुस्थलीकरण संरक्षण इत्यादि प्रयासों से पायतन की सुरक्षा, स्थानीयकरण, सतत वैश्विक भागीदारी,
अब देखिए मानवाधिकार परिषद, देखिए मानवाधिकार परिषद की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा द्वारा वर्ष 2006 में की गई थी। इसका निर्माण को संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार उच्चायुक्त को हटाकर किया गया। इसका निर्माण को संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार उच्चायुक्त को हटाकर किया गया। इसका मूल उद्देश्य दुनिया में को मानवाधिकारों की रक्षा करना है। अब इसकी मानवाधिकार परिषद आपको संरचना देखिए, इसकी संरचना क्या है? देखिए क्या इसके 27 सदस्य संस्था जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के द्वारा निर्वाचित होते हैं। सदस्यों का कार्यकाल आपको 3 वर्ष का होता है। कोई भी सदस्य लगातार 2 बार से अधिक सदस्य नहीं हो सकता। वैसे हो सकता है। अब इसके सदस्य विश्व के विभिन्न क्षेत्रों से लिए जाते हैं। अफ्रीका से 13 सदस्य लिए जाते हैं। एशिया से 13 सदस्य लिए जाते हैं। पूर्वी यूरोप से 6 सदस्य लिए जाते हैं। पश्चिमी यूरोप से 7 सदस्य लिए जाते हैं। लेटिन अमेरिका तथा कैरिबियाई देश से 8 सदस्य लिए जाते हैं। अब आपकी सचिवालय देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रशासनिक संस्था है। इसका देखिए अब सचिवालय देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रशासनिक संस्था है जिसका कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों का प्रशासनिक प्रबंध करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक प्रधान होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक प्रधान होता है। अब की नियुक्ति देखिए, महासचिव की नियुक्ति आपको सुरक्षा परिषद के द्वारा होती है। महासचिव की नियुक्ति आपको सुरक्षा परिषद के द्वारा होती है। लेकिन इसके पहले महासचिव का निर्वाचन महासभा में उपस्थित और मतदान देने वाले 2/3 सदस्यों द्वारा होता है। लेकिन इसके पहले आपको महासचिव का निर्वाचन महासभा में उपस्थित और मतदान देने वाले 2/3 सदस्यों द्वारा होता है। अब कार्यकाल हम देखिए, चार्टर महासचिव के कार्यकाल कोई प्रावधान नहीं है। चार्टर महासचिव के कार्यकाल का कोई प्रावधान नहीं है। परंतु देखिए, महासभा के द्वारा आपको पारित प्रस्ताव के आधार पर महासचिव की नियुक्ति 5 वर्षों की होती है। वह दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है। अब देखिए महासचिव सबसे पहला महासचिव आपको था त्रिगवेली, नॉर्वे का त्रिगवेली था जो 1946 से लेकर 1952 तक रहा। दूसरा आपको था स्वीडन का डेग हैमरशोल्ड स्वीडन का था जो 1953 से 1961 तक बना। और तीसरा था आपको बर्मा मतलब म्यांमार का यू थान जो कि 1961 से लेकर 1971 ईस्वी तक रहा। और चौथा था आपको ऑस्ट्रिया का कुर्ट बाल्देम। चौथा जो था आपको ऑस्ट्रिया का कुर्ट बाल्देम था जो आपको 1972 से 1981 ईस्वी तक रहा। और पांचवा था आपको आपको यहाँ पे कहा जेवियर पेरेज, देखिए जेवियर पेरेज द क्यूलार जो कि पेरू का था, आपको 1982 1991 तक रहा। और छठा आपके यहाँ था बुत्रस घानी, देखिए बुत्रस घाली आपको इजिप्ट या मिस्र का था 1992 से 1996 तक रहा। और फिर आपको घाना कहीं आपको क्या कोफी अनान, घाना कहीं आपको सातवां जो आपको महासचिव था वो घाना कहीं कोफी अनान था जो 1997 से 2006 तक रहा। और आपको दक्षिण कोरिया आपको 8वां जो था दक्षिण कोरिया का बान की मून जो था 2007 से 2016 तक रहा। और अब ये पुर्तगाल का जो एंटोनियो गुटेरेस है वो आपको 2017 से लेकर अभी तक बना हुआ है, 2022 तक अभी तक है। अब इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की भूमिका निम्नलिखित 2 रूपों में देखी जा सकती है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की भूमिका निम्नलिखित 2 रूपों में देखी जा सकती है, जिसमें पहला सचिवालय के प्रधान के रूप में, दूसरा कूटनीतिक दुनिया के पहले कूटनीति के रूप में, पहला के निःशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना, वैश्विक आतंकवाद की समाप्ति समाधान में सहयोग, तीसरा सतत विकास लक्ष्यों को अर्जित करने में, तीसरा आपको सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य MDG को लागू करना। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, देखिए आपको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य आपको नीदरलैंड के शहर हैंग में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वैधानिक विवादों, राज्यों के मध्य वैधानिक विवादों के समाधान के आपको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों की स्थापना की गई है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय आपको परामर्शकारी माने। देखिए यहाँ पर राज्य का मतलब आपको देश होता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा आपको दिए गए निर्णय को बाध्यकारी रूप में लागू करने की शक्ति सुरक्षा परिषद के पास है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय को बाध्यकारी रूप में लागू करने की शक्ति सुरक्षा परिषद के पास है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा आपको राज्यों के उत्पन्न विवाद,
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा आपको राज्यों के में उत्पन्न विवाद भी सुलझाया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा आपको राज्यों के में उत्पन्न विवाद भी सुलझाए जाते हैं, जैसे सीमा विवाद, जल विवाद, जैसे सीमा विवाद, जल विवाद इत्यादि। इसे स्वैच्छिक अधिकारिता कहा जाता है। अब इसके अतिरिक्त आपको संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न एजेंसियां भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से विवाद के मुद्दों पर परामर्श ले सकती है। इसे परामर्श का अधिकारिता कहा जाता है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न एजेंसियां भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से विवाद के मुद्दों पर परामर्श ले सकती है। इसे परामर्श का अधिकारिता कहा जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय उन सभी देशों पर बाध्यकारी होता है जो न्यायालय द्वारा दिए गए समृद्धि के भाग है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय उन सभी देशों पर बाध्यकारी होता है जो न्यायालय द्वारा दी गई समृद्धि के भाग है। अब इसकी संरचना देखिए, इसका स्ट्रक्चर देखिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपको हैग में स्थित है। न्यायिक आधिकारिक भाषा आपको अंग्रेजी और फ्रेंच है। देखिए न्यायालय में देखिए आपको क्या, न्यायालय में किसी एक राज्य के एक से अधिक नागरिक एक साथ न्यायाधीश नहीं हो सकते। न्यायालय में किसी एक राज्य के एक से अधिक नागरिक एक साथ न्यायाधीश नहीं हो सकते। न्यायालय में किसी एक राज्य के एक से अधिक नागरिक एक साथ न्यायाधीश नहीं हो सकते। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में को 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। अब देखिए भारतीय न्यायाधीश दलवीर भंडारी का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचन हुआ था। देखिए भारतीय न्यायाधीश दलवीर भंडारी का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचन हुआ। देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आपको न्यायाधीश के निर्वाचन के 70 वर्षों में पहली बार एक रोचक एवं ऐतिहासिक विवाद उत्पन्न हो गया। क्योंकि महासभा भारतीय न्यायाधीश दलवीर भंडारी को बहुमत प्राप्त हो गया, जबकि सुरक्षा परिषद में ब्रिटिश न्यायाधीश गिनीवुड को बहुमत मिला। देखिए आपको क्या, क्योंकि महासभा भारतीय न्यायाधीश दलवीर भंडारी को बहुमत प्राप्त हो गया, जबकि सुरक्षा परिषद में ब्रिटिश न्यायाधीश गिनीवुड को बहुमत मिला। इस गतिरोध को तोड़ने के सुरक्षा परिषद एवं महासभा के सदस्यों ने मिलकर समिति गठन का प्रावधान है। इस गतिरोध को तोड़ने के सुरक्षा परिषद एवं महासभा के सदस्यों से मिलकर समिति गठन का प्रावधान, लेकिन समिति गठन से पहले ब्रिटिश न्यायाधीश अपना नाम वापस ले गया, जिससे भारतीय न्यायाधीश दलवीर भंडारी की विजय हुई। यह भारत की बड़ी कूटनीतिक सफलता है तथा भारत के बढ़ते वैश्विक पटल पर बढ़ती शक्ति का भी उदाहरण है। अब यहाँ देखिए क्या, न्याय परिषद देखिए, जिसको हम अंग्रेजी बोलते हैं ट्रस्टी काउंसिल बोलते हैं। देखिए साम्राज्य, देखिए आपको यहाँ पर क्या कि साम्राज्यवाद एवं उपनिवेश को पूर्णतः समाप्त करने के न्याय परिषद का निर्माण किया गया, परंतु वर्तमान समय में राजनीति एवं समाज किसी भी रूप में उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद विद्यमान नहीं। अतः धीरे धीरे न्याय परिषद की भूमिका समाप्त हो रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो राज्य अपना प्रशासन करने के सक्षम नहीं थे, उन पर प्रशासन के आपको न्याय परिषद की स्थापना की गई। उदाहरण के आपको फिलिस्तीन का प्रशासन न्याय परिषद के अंतर्गत था। वर्तमान समय को न्याय परिषद का कार्य लगभग समाप्त हो चुका है। क्योंकि अब प्रत्येक राज्य अपना शासन स्वयं संचालित कर रहा है। अब के संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में संशोधन देखिए, अनुच्छेद 108 में महासभा को चार्टर में संशोधन शक्ति प्रदान की गई। महासभा के संपूर्ण सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा चार्टर का संशोधन किया जाएगा, जिसमें पांचों अस्थायी सदस्य भी सम्मिलित होंगे। महासभा के संपूर्ण सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा चार्टर का संशोधन किया जाएगा, जिसमें पांचों अस्थायी सदस्य भी सम्मिलित होंगे। अब यदि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य वीटो का प्रयोग कर दे तो चार्टर में संशोधन नहीं हो सकता। यदि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य वीटो का प्रयोग कर दे तो चार्टर में संशोधन नहीं हो सकता। यदि सुरक्षा परिषद आपको अस्थायी सदस्य वीटो का प्रयोग कर दे तो चार्टर में संशोधन नहीं हो सकता। हाँ, फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए वे राज्य जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं है, ऐसा राज्य जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं है, वह भी अपने विवाद संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष ला सकता है। अब कि वह राष्ट्र की सुरक्षा की बैठक में भी भागीदारी कर सकता है, परंतु उसे मतदान का अधिकार नहीं होगा। वह राष्ट्र की सुरक्षा की बैठक में भी भागीदारी कर सकता है, परंतु उसे मतदान का अधिकार नहीं होगा। अब की सुरक्षा परिषद में सुधार देखिए,
सुरक्षा परिषद आपको संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण अंग है। इसे 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 विश्व का पुलिसमैन कहा है, इसे विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है। इसका कार्य देखिए, इसका सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति खतरा होने पर सर्वप्रथम को वाद विवाद के माध्यम शांतिपूर्ण उपयोग से शांति विस्थापन का प्रयास किया जाएगा। सुरक्षा परिषद आपको संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि इसके प्रस्ताव को बाद करे होते विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखने का मूल दायित्व सुरक्षा परिषद को सौंपा गया है। विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखने का मूल दायित्व सुरक्षा परिषद को सौंपा गया है। देखिए शीत युद्धोत्तर विश्व में विश्व राजनीति में आमूल कार्य परिवर्तन हुए हैं, परंतु सुरक्षा परिषद की संरचना अभी भी द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात के शक्ति संतुलन को ही प्रकट करती है। परंतु सुरक्षा परिषद की संरचना अभी भी द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात के शक्ति संतुलन को ही प्रकट करती है। इससे समकालीन विश्व में सुरक्षा परिषद की समकालीन विश्व में सुरक्षा परिषद की संरचना में सुरक्षा परिषद की संरचना में परिवर्तन की आवश्यकता है। सुरक्षा परिषद की आवश्यकता है। देखिए सुरक्षा परिषद की विसंगतियाँ या खामियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। सुरक्षा परिषद की विसंगतियाँ या खामियों को दो श्रेणियों को विभाजित किया जा सकता है, जिसमें आपको देखिए पहला आपको पारदर्शिता का अभाव, दूसरा आपको वैधानिकता का अभाव। देखिए पाल कैनेडी और माइकल रेसिमैन के अनुसार सुरक्षा परिषद अत्यधिक शक्तिशाली संस्था है, लेकिन इसमें पारदर्शिता का अभाव है, क्योंकि सुरक्षा परिषद अस्थायी सदस्य गुप्त विचार विमर्श के द्वारा किसी मुद्दे पर निर्णय ले लेते हैं तथा मतदान औपचारिकता मात्र होता है। परंतु 1994 से आपको सुरक्षा परिषद अध्यक्ष ने एक नई पहल की, जिसके अनुसार पहली बार गैर सदस्य राज्यों से भी सुरक्षा परिषद विचार विमर्श किया गया। विशेषकर शांति निर्माण कार्यक्रम के संदर्भ में इसके अनुसार आपको सुरक्षा परिषद द्वारा उन सदस्यों से भी परामर्श किया जो शांति कार्यक्रम में योगदान दे रहे हैं। आज संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य 51 थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य आपके 51 थे, लेकिन वर्तमान इसकी संख्या आपको 193 हो गई है। लेकिन अभी भी सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यों की संख्या मात्र 5 ही है। सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यों की संख्या मात्र 5 ही है। अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी महाद्वीप का अस्थायी सदस्यों में कोई प्रतिनिधि नहीं। अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी महाद्वीप का अस्थायी सदस्यों में कोई प्रतिनिधि नहीं है। भारत सदृश विशाल लोकतांत्रिक उभरती हुई महाशक्ति को अभी भी अस्थायी सदस्यता नहीं प्राप्त है। भारत सदृश विशाल लोकतांत्रिक उभरती हुई महाशक्ति को अभी भी अस्थायी सदस्यता नहीं प्राप्त है। अमेरिका, जर्मनी और जापान को अस्थायी सदस्यता का सबसे बेहतर दावेदार माना। देखिए अमेरिका, जर्मनी और जापान को अस्थायी सदस्यता का सबसे बेहतर दावेदार माना, जिसके निम्नलिखित कारण जिसमें पड़ा है। दोनों देशों का संयुक्त राष्ट्र संघ में आर्थिक योगदान अत्यधिक है। संयुक्त राष्ट्र संघ में आर्थिक योगदान अत्यधिक है। दूसरा दोनों दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति एवं शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाएं। दोनों दुनिया की सबसे बड़ी एवं शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाएं। देखिए आलोचकों के अनुसार देखिए ये दोनों राष्ट्र अमेरिका पर निर्भर है। अमेरिका के सामरिक मित्र इसलिए स्वतंत्र निर्णय लेने में अक्षम है। जब 3 यूरोपीय देश सुरक्षा परिषद में पहले से शामिल है, तो जर्मनी को सम्मिलित करने से यूरोपीय देशों की संख्या समानुपातिक रूप में ज़्यादा होगी। देखिए जब 3 यूरोपीय देश सुरक्षा परिषद में पहले से ही शामिल है, तो जर्मनी को सम्मिलित करने से यूरोपीय देशों की संख्या समानुपातिक रूप में ज़्यादा होगी। अब सदस्यता का विस्तार को वीटो के
सदस्यता का विस्तार देखिए, सदस्यता का विस्तार वीटो के सदस्यता का विस्तार, सदस्यता का विस्तार आपको वीटो के साथ हो या बिना वीटो के, इस बिंदु पर मतभेद है। सदस्यता का विस्तार को वीटो के साथ हो या बिना वीटो के, इस बिंदु पर मतभेद है। जिनेवा स्थित दक्षिण केंद्र के अनुसार सुरक्षा परिषद का अस्थायी संस्था समाप्त कर दिया है। जिनेवा स्थित दक्षिण सेंटर के दक्षिण केंद्र के अनुसार सुरक्षा परिषद का अस्थायी संस्था सुरक्षा परिषद अस्थायी संस्था को समाप्त कर दी जाए। या ताबीटो शक्ति का पूर्णतः उन्मूलन कर देना चाहिए। क्योंकि वीटो द्वारा आपको मुट्ठी भर राष्ट्रों को विशेषाधिकार प्राप्त हो गया। क्योंकि वीटो द्वारा आपको मुट्ठी भर राष्ट्रों को विशेषाधिकार प्राप्त हो गया तथा इसका कार्य भी प्रभावित होता है। अब सुरक्षा परिषद को सुधारता या विस्तार प्रस्ताव देखिए। सुरक्षा परिषद को सुधारता या विस्तार प्रस्ताव, सुरक्षा परिषद के सुधार या विस्तार के प्रस्ताव कोफी अन्नान का प्रस्ताव भी कहते हैं। देखिए 11 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्नान ने सुरक्षा परिषद के सदस्य संख्या बढ़ाकर 24 करने का सुझाव दिया। परंतु सदस्यों की यह वृद्धि बिना वीटो की होगी। इन्होंने दो मॉडल सुझाए जो निम्नलिखित है, जिसमें पहला मॉडल कॉफी अन्नान के पहले मॉडल की विशेषता निम्न, जिसमें पहला के 6 नए अस्थायी सदस्य बिना वीटो के, और दूसरा आपको विशेषता क्या, 3 नए अस्थायी सदस्य जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। और तीसरा क्या, देखिए सदस्यता में यह विस्तार, देखिए सदस्यता में यह विस्तार को क्षेत्र के अनुसार क्या है, सदस्यता में यह विस्तार को क्षेत्र के अनुसार क्या देगा। अफ्रीका महाद्वीप कुल सदस्य संख्या 53, अफ्रीका महाद्वीप कुल सदस्य संख्या 53, एशिया प्रशांत कुल सदस्य संख्या 56, और यूरोप कुल सदस्य संख्या 48, अमेरिका कुल सदस्य संख्या 35। अब दूसरा मॉडल देखिए, कॉफी अन्नान के दूसरे मॉडल की विशेषता निम्न, जिसमें पहली आपको विशेषता देखिए, अस्थायी सदस्यों की संख्या, देखिए अस्थायी सदस्यों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होगी। दूसरा देखिए 8 नए सदस्य सम्मिलित होंगे जिनका कार्यकाल को 4 वर्षों का होगा, लेकिन इनका पुनर्निर्वाचन भी संभव है। और तीसरा देखिए एक सदस्य आपको अस्थायी होगा जिसका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा, लेकिन इनका पुनर्निर्वाचन संभव नहीं है। एक सदस्य आपको अस्थायी होगा जिसका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा, तो लेकिन इनका पुनर्निर्वाचन संभव नहीं है। जो चौथा क्या, मॉडल देखिए, मॉडल टू में भी कुल सदस्यों की संख्या 24 होगी। अब कॉफ़ी क्लब का प्रस्ताव यहाँ देखिए। कॉफ़ी क्लब उन देशों के समूह कहते हैं जिन्होंने G4 के प्रस्ताव का विरोध किया। इस प्रस्ताव को आम सहमति की एकता के नाम से भी जाना जाता है। देखिए अब यह प्रस्ताव अर्जेंटीना, कनाडा, कोस्टा रिका, कोलंबिया, माल्टा, मैक्सिको, पाकिस्तान, इटली, स्पेन और तुर्की द्वारा प्रस्तुत किया गया। इनकी मांग निम्नलिखित है, जिसमें पहला अस्थायी सदस्य संख्या में कोई परिवर्तन न हो। अस्थायी सदस्य संख्या में कोई परिवर्तन ना हो। दूसरा क्या, केवल 10 नए अस्थायी सदस्यों को बढ़ा दिया जाए, जिनका निर्वाचन को 2 वर्षों के लिए होना चाहिए। तीसरा क्या, इनके अनुसार को सुरक्षा परिषद कुल सदस्य संख्या 25 होनी चाहिए। जिनमें 15 मतों से निर्णय लिया जाए। अब G4 का प्रस्ताव देखिए। G4 का प्रस्ताव भारत, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान द्वारा लाया गया। G4 का प्रस्ताव को भारत, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान द्वारा लाया गया। इसके सब प्रस्तावकों में आपको बेल्जियम, भूटान, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, फिजी, फ्रांस, जॉर्जिया, यूनान, हैती, होंडुरास, आइसलैंड, किरीबाती, लातविया, लिथुआनिया, मालदीव, नारू, पलाऊ, पोलैंड, परागू, पुर्तगाल, सोलोमान द्वीप, तुवालू और यूक्रेन थे। आगे के प्रस्ताव क्या है, देखिए 6 नए अस्थायी सदस्य बिना वीटो के, 6 नए अस्थायी सदस्य बिना वीटो के। दूसरा क्या, G4 के अलावा 2 अस्थायी सदस्य अफ्रीकी महाद्वीप से। G4 के अलावा 2 अस्थायी सदस्य अफ्रीकी महाद्वीप से। तीसरा क्या, 4 नए अस्थायी सदस्य, देखिए 4 नए अस्थायी सदस्य होंगे। चौथा क्या, कुल सदस्य संख्या 25।
आपके अफ्रीकी देशों का प्रस्ताव देखिए। ये अफ्रीकी देशों के प्रस्ताव के अनुसार इसके देखिए अफ्रीकी देशों के प्रस्ताव के अनुसार आपको क्या 6 नए देखिए 6 नए अस्थायी सदस्य देखिए 6 नए अस्थायी सदस्य वीटो के साथ होने चाहिए। 6 नए अस्थायी सदस्य आपको वीटो के साथ होने चाहिए। इसमें जी4 के अलावा दो अफ्रीका से। तीसरा क्या 5 नए देखिए 5 नए अस्थायी सदस्य। चौथा आपको कुल सदस्य संख्या 26 से। अब नवंबर 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित कर इस नवंबर 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित कर फिलिस्तीन को गैर सदस्य पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा प्रदान कर दिया। फिलिस्तीन को गैर सदस्य पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा प्रदान कर दिया। इससे पूर्व संयुक्त राष्ट्र संघ में फिलिस्तीन का दर्जा एक पर्यवेक्षक प्राधिकरण का ही था। इससे पूर्व संयुक्त राष्ट्र संघ में फिलिस्तीन का दर्जा एक पर्यवेक्षक प्राधिकरण का ही था। अब देखिए गैर सदस्य पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा अभी तक केवल वेटिकन सिटी को ही प्राप्त था। गैर सदस्य पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा अभी तक केवल वेटिकन सिटी को ही प्राप्त था। इस तरह के सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र महासभा में सदस्य देशों के बाद अन्य पर्यवेक्षकों के पहले बैठने की व्यवस्था है। देखिए इस तरह के सदस्यों के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में सदस्य देशों के बाद अन्य पर्यवेक्षकों के पहले बैठने की व्यवस्था है। इन देशों को महासभा की बैठकों में बोलने, प्रस्ताव लाने और उस पर हस्ताक्षर करने का अधिकार है। लेकिन प्रस्ताव पर वोट देने का अधिकार नहीं होता है। इस श्रेणी का सदस्य आपको अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय जिसको आईसीसी बोलते हैं, आईसीसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्राइम जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सदस्यता का आवेदन कर सकता है। अब देखिए वित्तीय सुधार देखिए। देखिए वर्तमान समय संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए सबसे ज़्यादा आर्थिक योगदान अमेरिका का है। उसके बाद आपको जापान और जर्मनी संयुक्त राष्ट्र संघ को आर्थिक सहायता देने वाले सबसे बड़े देश हैं। ये तीनों देश मिलाकर संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल खर्चे का 50% भाग का योगदान करते हैं। विटकोप के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट देखिए विटकॉफ के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट न्यूयॉर्क राज्य के प्रशासन के बजट से भी कम है। विटकॉफ के अनुसार आपको संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट न्यूयॉर्क राज्य के प्रशासन के बजट से भी कम होता है। इसलिए इसके अनुसार आपको शीत युद्धोत्तर विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ के अप्रभावकारी या अशक्त होने का मूल कारण इसकी वित्तीय कमजोरी या अक्षमता है। जबकि शीत युद्ध युगीन विश्व में वीटो के प्रयोग कारण संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यकारण प्रभावित हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जबकि शीत युद्ध युगीन विश्व में वीटो के प्रयोग के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यकारण प्रभावित हुआ। वर्तमान समय को संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रभावशाली बनाने के निम्नलिखित वित्तीय सुधार महत्वपूर्ण है। प्रत्येक सदस्य राज्य द्वारा अपना निर्धारित योगदान निश्चित समय पर देना चाहिए। प्रत्येक सदस्य राज्य द्वारा अपना निर्धारित योगदान निश्चित समय पर देना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर अनुच्छेद 19 के अनुसार अधिक किसी राष्ट्र का वित्तीय अनुदान बकाया होता है। तो उसे महासभा मत देने का अधिकार नहीं है, परंतु यह प्रावधान व्यवहारिक रूप में लागू नहीं किया जाता। इसे सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है। अमेरिका, जर्मनी, जापान जैसे बड़े राष्ट्र भी अपनी निर्धारित राशि का भुगतान नहीं कर रहे हैं। उदाहरण के वर्ष 1995 में अमेरिका की $1.1 बिलियन राशि बकाया थी। वर्ष 1999 यह बढ़कर $1.6 बिलियन हो गई। समकालीन भूमंडलीकरण उदारीकरण के युग में संयुक्त राष्ट्र संघ के वित्तीय स्रोत केवल राष्ट्र राज्यों पर ही देखिए समकालीन भूमंडलीकरण उदारीकरण के युग में संयुक्त राष्ट्र संघ के वित्तीय स्रोत केवल राष्ट्र राज्यों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। विचारकों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के वित्तीय स्रोत में वृद्धि के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए। देखिए विचारकों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के वित्तीय स्रोत में वृद्धि के निम्नलिखित सुझाव दिए जिसमें पड़ा कि साझी धरोहर के उपयोग पकड़ जैसे खुला समुद्र, खुला आसमान। वैश्विक वित्तीय विनिमय प्रकारोपण, अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाओं के टिकट पर संचार, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन पर शुल्क। ऐसे राष्ट्र जिनकी राशि बकाया हो
बकाया हो बकाया उन पर विलम्ब शुल्क भी लगाया है, परंतु गरीब देशों को इनसे छूट प्राप्त हो। दक्षिण के अंदर के साउथ सेंटर ने संयुक्त राष्ट्र संघ की वित्तीय समस्या का संदर्भ निम्नलिखित सुझाव दिए, जिसमें पढ़ा किसी भी एक देश के योगदान की सीमा 10 या 12.5% से अधिक ना हो। किसी भी एक देश के योगदान की सीमा 10 या 12.5% से अधिक ना हो। क्योंकि एक राष्ट्र का अधिक योगदान करने से संयुक्त राष्ट्र संघ का वित्तीय रूप उस राष्ट्र पर निर्भर हो जाता है। वित्तीय रूप में उस राष्ट्र पर निर्भर हो जाता है तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के तटस्थ कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न होती है। वर्तमान समय अमेरिका, जर्मनी और जापान संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल बजट का 50% से अधिक वित्तीय समक्ष उत्पन्न राष्ट्र संघ के समक्ष उत्पन्न वित्तीय संकट सॉरी कुछ विचारकों ने सबको संयुक्त राष्ट्र के समक्ष उत्पन्न संकट वित्तीय नहीं बल्कि मूलतः राजनीति है, क्योंकि महाशक्तियों द्वारा जानबूझकर संयुक्त राष्ट्र संघ को अशक्त बनाने का आर्थिक योगदान देखिए। आपको राज्यों द्वारा को शैक्षिक रूप में आर्थिक अनुदान दिया जाता है। प्रत्येक देश की देश क्षमता तथा सकल राष्ट्रीय आय तथा सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ में राज्यों के द्वारा शैक्षिक रूप में आर्थिक अनुदान दिया जाता है। प्रत्येक देश की देश क्षमता तथा सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर योगदान निश्चित होता है। वर्ष 2000 में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन अंतर्गत देनदारी की उच्चतम सीमा 22% निर्धारित कर दी गई, जिसका अभिप्राय है कि कोई भी राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के समूचे बजट के 22% से अधिक का योगदान नहीं कर सकता। अति पिछड़े देशों का कुल देनदारी की सीमा 0.01% है। शांति निर्माण कार्यक्रम के लिए किसी एक देश का अधिकतम योगदान 27% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। शांति निर्माण कार्यक्रम में किसी एक देश का अधिकतम योगदान 27% से अधिक नहीं होना चाहिए। अमेरिका के द्वारा को शांति निर्माण कार्यक्रम सर्वाधिक 27% भाग का योगदान किया जाता है। अमेरिका के द्वारा को शांति निर्माण कार्यक्रम सर्वाधिक 27% भाग का योगदान किया जाता है। इसके बाद जापान, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, चीन, कनाडा, स्पेन एवं दक्षिण कोरिया मुख्य है। अब के संयुक्त राष्ट्र संघ के समान बजट में सर्वाधिक योगदान करने वाले राज्यों आपको अमेरिका 22%, जापान 12.53%, जर्मनी 8%, इंग्लैंड 6.6%, फ्रांस 6.12%, इटली आपको 4.99%, कनाडा आपको देखिए कनाडा आपको हो गया 3%, चीन आपको हो गया 3.18%, स्पेन 3.70%, मैक्सिको 2.35%, दक्षिण कोरिया एवं ऑस्ट्रेलिया है। फिर के अब के संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियाँ देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियाँ यहाँ पर देखिए क्या है कि विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखने में योगदान प्रदान करना, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा तैनात शांति सेनाओं के माध्यम से पर्यवेक्षकों द्वारा को दुनिया में जान माल की हानि को निश्चित रूप पर कम किया जाता है। परमाणु अप्रसार के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ लगातार संलग्न क्रियारत है। उदाहरणार्थ ईरान के वर्तमान परमाणु कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी IAEA के द्वारा की गई, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है। अब विश्व उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के औपचारिक अंत में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका उल्लेखनीय है। संयुक्त राष्ट्र संघ को विश्व से गरीबी, निरक्षरता, भूखमरी दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसके आपको संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न एजेंसियां कार्यक्रम और कोष कार्यरत है। इसके आपको संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न एजेंसियां कार्यक्रम और कोष कार्यरत है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कुशल शताब्दी विकास लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। संयुक्त राष्ट्र संघ आपको दुनिया में मानवाधिकार में रक्षा की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ आपको दुनिया में मानवाधिकार में रक्षा की जा रही है। उदाहरण आपको लीबिया और सीरिया मानवाधिकारों के खनन को रोकने का आदेश संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दिया गया। पर्यावरण की सुरक्षा और सतत विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका उल्लेखनीय है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा आयोजित पृथ्वी रियो +20 समय इसका उदाहरण है। पर्यावरण की रक्षा और सतत विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका उल्लेखनीय है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा आपको आयोजित पृथ्वी रियो +20 समय उसका उदाहरण आपको है। अब की संयुक्त राष्ट्र संघ की कमियां या आलोचना देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की कमियां या आलोचना देखिए यहाँ पर। देखिए, आलोचकों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ की दुनिया के शक्तिशाली राज्यों के हितों को पूरा करने की एक उपकरण मात्र है। एक उपकरण मात्र आपको है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ
संयुक्त राष्ट्र संघ अपने वित्तीय योगदान अमेरिका, जर्मनी और जापान में पूर्णतः निर्भर है। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ की वित्तीय स्थिति अच्छी इस समय आपको संयुक्त राष्ट्र संघ की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं, तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के पास कार्यों को पूर्ण करने के वक्त वित्त का अभाव है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पास अपने कार्यों को पूर्ण करने के वित्त का अभाव है। दूध देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की कमियां या आलोचना देखिए। आलोचकों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया के शक्तिशाली राज्यों के हितों को पूरा करने के एक उपकरण मानता है। आलोचकों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया के शक्तिशाली राज्यों के हितों को पूरा करने के एक उपकरण मानता है। संयुक्त राष्ट्र संघ अपने वित्तीय योगदान के अमेरिका, जर्मनी और जापान पर पूर्णतः निर्भर है। इसी समय संयुक्त राष्ट्र संघ की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं इस समय आपको संयुक्त राष्ट्र संघ की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है, तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के पास अपने कार्यों को पूर्ण करने के वित्त का अभाव है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति के बिना वर्ष 2003 में इराक पर आक्रमण कर दिया। निःशस्त्रीकरण और पर्यावरण की वार्ताओं में भी संयुक्त राष्ट्र संघ का योगदान नगण्य है। अभी भी शक्तिशाली राज्य संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में किसी भी संभावित परिवर्तन के विरोधी हैं। फिर आपको आगे यहाँ देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता देखिए। यहाँ पर देखिए क्या संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलता का मूल कारण इसकी अक्षमता नहीं, बल्कि महाशक्तियों द्वारा उसको वित्तीय सहायता पर्याप्त रूप से प्रदान न करके कमजोर बनाना है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलता का मूल कारण इसकी अक्षमता नहीं, बल्कि महाशक्तियों द्वारा उसको वित्तीय सहायता पर्याप्त रूप में प्रदान न करके वर्तमान समय आपको वर्तमान समय आपको वैश्विक तौर पर उभरती नई समस्याओं के समाधान में जैसे वैश्विक आतंकवाद, साइबर क्राइम, नस्ली वस्तुओं का अवैध व्यापार, एड्स, मलेरिया जैसी बीमारियों में वृद्धि संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ वर्तमान अत्यधिक प्रासंगिक है, क्योंकि वर्तमान विश्व की समस्या आपको सार्वभौमिक प्रकृति है, जिसका समाधान कोई भी राज्य अकेले नहीं कर सकता। आगे पर्यावरणीय समस्या देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ वर्तमान अत्यधिक प्रासंगिक है, क्योंकि वर्तमान विश्व की समस्या सार्वभौमिक प्रकृति है, जिसका समाधान कोई भी अकेले नहीं कर सकता। पर्यावरणीय समस्या, वैश्विक आतंकवाद, नस्ली दवाओं का व्यापार इत्यादि के समाधान के लिए सार्वभौमिक सहयोग की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा मंच जहाँ विश्व के प्रत्येक राज्य को इकट्ठा होने का अवसर प्राप्त होता है। विकासशील देशों को इसका महत्व आपको निर्विवाद है, क्योंकि विश्व के अधिकांश सामाजिक और आर्थिक समस्या विकासशील देशों में, जिनके समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ निरंतर प्रयास कर रहा है। आपको देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ यहाँ पर आपको ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यह प्रदर्शित करता है कि दुनिया में शांति और सहयोग की आवश्यकता है। दुनिया में शांति और सहयोग की आवश्यकता है, और तमाम विफलताओं के बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ ने दुनिया में शांति स्थापना में उल्लेखनीय योगदान प्रदान किया है। देखिए, यदि संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ मुद्दों पर विफल हो रहा है, तो यह महाशक्तियों के कारण है, और संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रभावशाली बनाने के लिए इसमें कुछ सुधारों की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुच्छेद 43 में उपबंध किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य यह वचन देते हैं कि वे सुरक्षा परिषद को इसकी मांग पर विशेष समझौते के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुच्छेद 43 में यह उल्लंघन किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य यह वचन देते हैं कि वे सुरक्षा परिषद को इसकी मांग को विशेष समझौते के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक सशस्त्र बल और आवागमन के अधिकार सहित सहायता तथा सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण निकाय देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण निकाय में पहला आपको व्यापार एवं विकास में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन देखिए, संयुक्त राष्ट्र के अनुच्छेद 43 में उपबंध किया गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य वचन देते हैं कि वे सुरक्षा परिषद को इसकी मांग पर विशेष समझौते के अनुसार को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक सशस्त्र बल और आवागमन के अधिकार से सहायता तथा सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। अब के संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण निकाय देखिए। पहला आपको व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं UNCTAD देखिए, जिसकी स्थापना को 30 दिसंबर 1964 को हुआ था, और जिसका मुख्यालय आपको जेनेवा में
है। UNCTAD का आपको स्थापना 30 दिसंबर 1964 को हुआ था और इसका जो मुख्यालय जिनेवा में है। इसको आपको व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन बोलते हैं, व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन बोलते हैं। UNCTAD का आपको देखिए सदस्य क्या सभी देखिए सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य पर्यवेक्षक के रूप में अनेक सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन। उद्देश्य आपको अल्पविकसित देशों के त्वरित आर्थिक विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करना। अब संयुक्त राष्ट्र विकास करना जिसको हम UNDP बोलते हैं। इसकी UNDP का स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुआ था, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसका उद्देश्य है कि अल्पविकसित देशों से आपको समान आर्थिक विकास की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को तीव्र करने के हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करना। फिर आपको तीसरा मुख्य शरणार्थी हेतु आपको तीसरा शरणार्थी हेतु चलो तीसरा आपके यहाँ पर है, इसका उद्देश्य अल्पविकसित देशों से आपको समान आर्थिक विकास की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को तीव्र करने हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करना। आगे किसी ने क्या शरणार्थी हेतु संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का कार्यालय संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का कार्यालय देखिए UNSCR जिसे बोलते हैं। UNSCR का स्थापना को 3 दिसंबर 1949 को हुई थी और जिसका मुख्यालय आपको जिनेवा में है। उद्देश्य है कि शरणार्थियों की समस्याओं के प्रति आपात राहत, पुनर्वास सहायता, सुरक्षा, अस्थायी निदान उपलब्ध करना। उद्देश्य आपको शरणार्थियों की समस्याओं के प्रति शरणार्थी तो संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का कार्यालय UNSCR देखिए, जिसकी स्थापना 3 दिसंबर 1949 को हुई थी और जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। उद्देश्य क्या है? शरणार्थी की समस्याओं के प्रति आपात राहत, पुनर्वास सहायता, सुरक्षा, अस्थायी निदान उपलब्ध कराना। फिर आपको आगे देखिए संयुक्त राष्ट्र बाल को जिसको अंग्रेजी में हम यूनिसेफ बोलते हैं, यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी, जिसका मुख्यालय आपको न्यूयॉर्क में है और इसका उद्देश्य क्या है? अल्पविकसित देशों में अस्थायी बाल स्वास्थ्य एवं कल्याण सेवाओं की स्थापना हेतु सहायता प्रदान करना। आपके मानवीय हस्तक्षेप देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना जुलाई 1961 में पीटर बेंसन ने लंदन में की थी। इसका कार्य को विश्व मानवाधिकार रक्षा करना। यह गैर सरकारी शैक्षिक संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार को प्रत्येक राष्ट्र संप्रभु है तथा घरेलू मामलों में राज्यों का ही पूर्ण नियंत्रण होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के अनुच्छेद 2 धारा 7 में यह स्पष्ट कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा आपको राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं होगा। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार बाध्यतापूर्ण मानवीय हस्तक्षेप अवैधानिक है। अब के राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का केवल एक ही आधार है, आत्मरक्षा जिसे अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा आपको मान्यता दी गई। अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मूल आधार हस्तक्षेपवाद है, परंतु समकालीन युग में मानवाधिकारों के खंडन को रोकने हेतु किए गए हस्तक्षेप को मानवीय हस्तक्षेप की संज्ञा दी जा रही है। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए हस्तक्षेप वैधानिक अथवा नैतिक। हस्तक्षेप आपको वैधानिक अथवा नैतिक देखिए, विचारकों के अनुसार आपको राज्य किसी भूभाग में सुरक्षा बनाए रखने के मूल यंत्र है। परंतु यदि राज्य मानवाधिकारों का उल्लंघन हो तो मानव नरसंहार को रोकने हेतु हस्तक्षेप उचित है और यह अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुकूल भी है। देखिए, विधि विशेषज्ञों के अनुसार आपको मानवाधिकार खनन का मुद्दा विधि का नहीं अपितु नैतिकता संबंधित मुद्दा है। इसलिए नैतिक आधार पर हस्तक्षेप को औचित्यपूर्ण ठहराया जा सकता है। शीतयोत्तर युग में विश्व में मानवीय है। अब के मानवीय हस्तक्षेप के विरुद्ध आपत्ति देखिए, पहला भिखु पारे के अनुसार को मानवीय हस्तक्षेप पर मानव की रक्षा निस्वार्थ रूप में नहीं की जाती है। यथार्थवादियों की मान्यता भी इसके समान है, जिनके अनुसार आपको राष्ट्र आज के राष्ट्रीय हितों को बनाए रखने हेतु कार्य करते हैं। इससे वे मानवीय संवेदना करुणा के आधार पर हस्तक्षेप नहीं करते। दूसरा कि मानवीय हस्तक्षेप तो कोई भी राज्य अपने सैनिकों की जान जोखिम में नहीं डालेगा। इसलिए यथार्थवादी तो यहाँ तक कहते हैं कि हस्तक्षेप करना ही नहीं चाहिए। वह नागरिकों की सुरक्षा का दायित्व पूर्णतः राज्य का दायित्व है। इसलिए अगर राज्य में कोई अव्यवस्था या नरसंहार होता है तो इसे रोकने एवं रक्षा का दायित्व राज्यों का। इससे कोई बाहरी राज्य आंतरिक मामलों को बेहतर करने का प्रयत्न नहीं कर सकता।
आगे अब के मानवीय तीसरा क्या मानवीय हस्तक्षेप के दुरुपयोग। देखिए मानवीय हस्तक्षेप के दुरुपयोग की संभावना विद्यमान होती है। मानवीय हस्तक्षेप के दुरुपयोग की संभावना विद्यमान होती है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसे निष्पक्ष मानकों का अभाव है जिसके द्वारा आपको मानवीय हस्तक्षेप जिनके द्वारा आपको मानवीय हस्तक्षेप की अनुमति प्रदान की जा सके। इसलिए मानवीय हस्तक्षेप के नाम पर शक्तिशाली कमजोर राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं तथा राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हेतु भी मानवीय हस्तक्षेप के आवरण पर का प्रयोग कर सकते हैं। तो राज्य के देखिए एक मिनट, अब इसे मानवीय हस्तक्षेप के नाम पर शक्तिशाली कमजोर राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं तथा राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हेतु भी मानवीय हस्तक्षेप के आवरण का प्रयोग कर सकते हैं। अब चौथा देखिए आलोचकों के अनुसार मानवीय हस्तक्षेप का चयनात्मक प्रयोग किया जाता है। परिणाम तो यह नीति विसंगतिपूर्ण है क्योंकि राजनीतिक मानदंडों के बजाय हितों के आधार पर हस्तक्षेप करते हैं। आलोचकों का मत है आपको नाटो तो आपको कोसोवो में हस्तक्षेप इसका उदाहरण है। यह केवल मानवीय उद्देश्य से प्रेरित नहीं था। दूसरी ओर तुर्की के कुर्दो चेचनिया में हस्तक्षेप नहीं किया गया। दूसरी ओर तुर्की के कुर्दो चेचनिया में हस्तक्षेप नहीं किया गया। विषय के बीच चौथा पांचवा पॉइंट देखिए, विचारक इस बिंदु पर असहमत है कि मानवीय हस्तक्षेप हेतु किन नैतिक सिद्धांतों का पालन किया जाए। देखिए इसमें सहमति का अभाव है। बहुलवादियों के अनुसार आपको मानवाधिकार की रक्षा आवश्यक है, लेकिन राज्यों के मत असहमति की स्थिति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि हस्तक्षेप के द्वारा मानवीय व्यवस्था बनाए रखना आसान है। परंतु जिस हस्तक्षेप में आपको असहमति है वहाँ परंतु जिस हस्तक्षेप में असहमति मानवाधिकार को विचारकों को सब इराक के कुछ लोगों की रक्षा हेतु पश्चिमी मीडिया द्वारा समाचार प्रसारण के आधार पर अमेरिका का हस्तक्षेप किया गया। उल्लेखनीय है कि शीत युद्धोत्तर विश्व मीडिया और घरेलू जनमत के दबाव के कारण मानवीय हस्तक्षेप की घटनाएं हुई है। विचारकों के अनुसार को इराक के कुछ लोगों की रक्षा हेतु पश्चिमी मीडिया द्वारा समाचार प्रसारण के आधार पर अमेरिका द्वारा हस्तक्षेप किया गया। वर्ष 1991 तक इराक के कुछ क्षेत्र को उड़ान प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। अमेरिकी सेना ने वर्ष 1992 सोमालिया में हस्तक्षेप किया। ऐसा माना जाता है कि यह CNN के प्रभाव कारण हुआ। यद्यपि उल्लेखनीय है कि जब अमेरिका के 18 सैनिकों की मोगादिशु में हत्या कर दी गई तो अमेरिकी जनमत मानवीय हस्तक्षेप के विरुद्ध हो गया तथा क्लिंटन प्रशासन ने सभी अमेरिकी सैनिकों को सोमालिया से हटाने मानवीय हस्तक्षेप का उदाहरण, यद्यपि दूसरा अभियान विफल हो गया। देखिए भिखु पारक ने आपको मानवीय हस्तक्षेप की परिभाषा में कहा कि यह अन्य मानव के प्रति प्रेम और करुणा द्वारा निर्देशित हस्तक्षेप है। साथ ही यह भी कहा गया कि सोमालिया उत्तरी इराक में किया गया हस्तक्षेप पूरी तरह मानवीय संवेदनाओं एवं भावनाओं से प्रेरित नहीं था। अब माना जाता है कि वर्ष 1994 में फ्रांस द्वारा रवांडा में मानवीय आधार पर हस्तक्षेप किया गया जिससे नरसंहार को रोका गया। परंतु आलोचकों ने इसे विलंब से किया गया आलोचना की गई था। इसे अत्यधिक एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मानवीय वर्ग जब सीरिया के शहर खान शेखुन असद सरकार द्वारा रासायनिक हमला करवाया गया, जिसके बाद बिना संयुक्त राष्ट्र की सहमति संयुक्त राज्य अमेरिका ने असर अल असद की सेना पर 59 क्रूज मिसाइलें दागी। अब
क्योंकि यह इराक का आंतरिक मामला था। इससे देखिए सत्ता माना गया। यद्यपि उल्लेखनीय प्रस्ताव में सैन्य कार्रवाई का उल्लेख नहीं था। हालांकि प्रस्ताव पर रूस, चीन और अन्य गैर पश्चिमी देशों ने आपत्ति व्यक्त की, जबकि सोमालिया में हस्तक्षेप के लिए सुरक्षा परिषद द्वारा आम सहमति प्रस्ताव पारित किया गया था। इसलिए सोमालिया में हस्तक्षेप को ज़्यादा वैध माना गया। अब आपको देखिए वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय कानून आपको आधुनिक विचारों तथा फ्रांसीसी क्रांति परिणामस्वरूप सामने आया। फ्रांसीसी क्रांति पर अंतर्राष्ट्रीय विधि निरपेक्षवाद का अधीन, जहाँ पर आपको अंतर्राष्ट्रीय कानून ईश्वर का अधीन था। यह मानवीय दया पर आधारित था। फ्रेंच क्रांति को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का फ्रेंच क्रांति कानूनों का संस्थीकरण हुआ। अंतर्राष्ट्रीय कानून आपको नियमों देखिए अंतर्राष्ट्रीय कानून नियमों तथा संधियों का एक सेट है जो फ्रेंच क्रांति पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का संस्थीकरण हुआ। देखिए अंतर्राष्ट्रीय कानून नियमों तथा संधियों का एक सेट है जो राष्ट्र राज्य द्वारा स्वीकार किया गया है। देखिए राष्ट्र राज्य अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इन नियमों और संधियों से बंधे हुए, अतः अंतर्राष्ट्रीय कानून राष्ट्रीय कानून से अलग है। अब कि सन हेनरी मैन, लॉर्ड रसेल, सन हेनरी मैन, लॉर्ड रसेल, बिलियरी स्टार्क, ओपेनहीम आदि ने अंतर्राष्ट्रीय कानून को वास्तविकता माना है। देखिए हेनरी मैन के अनुसार किसी नियम को कानून बनाने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसके पीछे कोई बात कर सकती हो। देखिए प्रोफेसर ओपेनहीम ने कानून के अस्तित्व हेतु नियमों के संग्रह एवं नियमों का पालन कराने वाली बाह्य शक्ति को आवश्यक माना है। अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं घरेलू विधि में अंतर देखिए। हुगो ग्रोसियस को अंतर्राष्ट्रीय विधि का जन्मदाता कहा जाता है। हुगो ग्रोसियस की रचना ऑन द लॉ ऑफ वार एंड पीस 1625 है। अंतर्राष्ट्रीय विधि आपको राष्ट्र राज्यों के मध्य लागू होने वाली विधि है। यह घरेलू विधियों से अलग होती है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के निर्माण की कोई सर्वोच्च विधायी संस्था नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के निर्माण के कोई सर्वोच्च विधायी संस्था नहीं, जबकि घरेलू विधि निर्माण की संसद होती है। विश्व में कोई विश्व सरकार ने जो विधि को लागू करती है। सही है की कल के फोन लाइन विश्व में कोई विश्व सरकार ने जो विधि को लागू करती है उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया की सरकार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया की सरकार नहीं, यह अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो राज्यों पर निर्भर है। जबकि घरेलू कानून को लागू करने की एक सर्वोच्च सरकार होती है। इसे अंतर्राष्ट्रीय विधि को नरम विधि भी कहा जाता है। अब एक अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत देखिए। अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत में क्या पड़ा आपको? अंतर्राष्ट्रीय संधि। एक अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत देखते हैं। इसके अंतर्गत राज्यों के बीच आपको औपचारिक लिखित समझौता, समझौता लिखित समझौता होता है। यह द्विपक्षीय या द्विपक्षीय बहुपक्षीय होता है। राष्ट्र राज्यों के बीच कुछ महत्वपूर्ण संधि निम्नलिखित है। पहला आपको देखिए आंगर्सबर्ग की शांति संधि। आंगर्सबर्ग की शांति संधि 1555 ईस्वी में। वेस्टफिलिया की संधि 1628 में। उटरेक्ट की संधि 1713 ईस्वी में। उटरेक्ट की संधि
उट्रेक्ट की संधि 1713 में, पेरिस की संधि 1814 में। देखिए संधियाँ द्विपक्षीय बहुपक्षीय हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रावधान इस सभी राज्यों पर स्वाभाविक एवं बिना शर्त के लागू होते हैं। देखिए संधियाँ राज्यों के परस्पर सहमति पर आधारित होती है। अब देखिए परंपराएं देखिए, राज्यों के मध्य संबंध अनेक परंपराओं के द्वारा भी निर्धारित होते हैं। उदाहरण के आपको विदेशी कूटनीतिज्ञों को राज्य में अनेक प्रकार की छूट प्राप्त होती है। अनेक परंपराओं को बाद में संधि के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। कूटनीतिक संबंधों से जुड़ा वियना समझौता 1961 इसका उदाहरण है। अंतर्राष्ट्रीय विधि विशेषज्ञों के निर्णय भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत होते हैं। अब वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय कानून की विशेषताएं देखिए। बहुपक्षीय विधायन देखिए, सहमति और वैधानिक दायित्व देखिए, न्याय एवं क्षेत्र पर आधारित। अब दूसरा आपको क्या बहुपक्षीय विधायन देखिए, सहमति और वैधानिक दायित्व देखिए, न्याय एवं क्षेत्र पर आधारित भाषा, भाषा देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की स्वायत्तता। अंतर्राष्ट्रीय समाज का दबाव देखिए, आपको दंड का अभाव देखिए, नैतिकता, ये सभी आपको अंतर्राष्ट्रीय विधि के पालन करने का आधार हैं। अब एक अंतर्राष्ट्रीय विधि कार्यक्रम का आधार देखिए। अच्छा, परंपरा में देखिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2 में कहा गया कि राज दूसरे राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। संप्रभुता एवं हस्तक्षेप अंतर्राष्ट्रीय विधि के मूल आधार है। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के अनुसार सबको राज्यों के मध्य संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर में सबको राज्यों के मध्य संघर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय कानून सर्वोपरि होंगे। राज्यों के दायित्व है कि वे अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के अनुसार कार्य करें, अनुच्छेद 103 के अनुसार। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए, आगे आपके यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय विधि के संबंध आपको सिद्धांतों की मान्यता देखिए। यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय विधि में विश्वास नहीं करते, बल्कि शक्ति को महत्व प्रदान करते हैं। आदर्शवादी एवं उदारवादी अंतर्राष्ट्रीय विधि पर महत्वपूर्ण बल देते हैं। वर्तमान समय को अंतर्राष्ट्रीय विधि का नीति उन्मुखी उपागम भी परिचित है, जिसे न्यू हेवन स्कूल भी कहा जाता है। इसके समर्थक को मैकडूगल, लॉसवे और रेसिमेन है। अब आपको अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण देखिए, आपको देखिए मानव नरसंहार करने वालों के विरुद्ध जर्मनी आपको न्यूरेमबर्ग ट्रायल चलाया गया। टोक्यो में आपको न्यायाधिकरण की स्थापना हुई। मानव नरसंहार के दोषी व्यक्ति को दंडित करने के लिए एक पृथक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC की स्थापना 17 जुलाई 1998 को हुई तथा 1 जुलाई 2002 से को यह लागू हो गया। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय एक स्वतंत्र संस्था है। यह देखिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय एक स्वतंत्र संस्था है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। इसका कार्य केवल मानव नरसंहार के दोषी व्यक्ति को दंडित करना। यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से बिल्कुल अलग है। मानव नरसंहार मुकदमा सद्दाम हुसैन इराक के सद्दाम हुसैन पर, और आपको सर्बिया के स्लोबोदान मिलोसेविच पर, और आपको लाइबेरिया के रॉस टेलर के ऊपर चलाया गया। अब की बीमार राज्य, जिसको अंग्रेजी बोलते हैं रग स्टेट बोलते हैं, ROGU रग स्टेट बोलते हैं। अमेरिका द्वारा प्रतिपद विचार, जिसके अनुसार एक ऐसा राज्य पड़ोसी अन्य राज्यों के खतरा पैदा कर उसको बीमार राज्य बोलते हैं। अब ऐसा राज्य अंतर्राष्ट्रीय मान्यताओं का पालन न करे, ना करे और घातक नरसंहार हत्या का निर्माण करे, आतंकवाद को बढ़ावा दे। इसमें ईरान, इराक, उत्तरी कोरिया एवं लीबिया को सम्मिलित किया गया। अब एक असफल राज्य, जिसको अंग्रेजी में फेल्ड स्टेट बोलते हैं। एक ऐसा राज्य जो अपनी आंतरिक विधि व्यवस्था बनाने में असफल हो, जहाँ गृहयुद्ध की परिस्थितियाँ बनी हुई है। यह स्थिति आपको अफ्रीका के अत्यधिक पिछड़े राज्यों में है। अफगानिस्तान को भी असफल राज्यों में ही शामिल किया जाता था। यहाँ देखिए पूरी तरह से फिनिश होता है। इस अध्याय को आपको अगला अध्याय अगले वीडियो में देखें।